आइए सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। उत्तर भारत तरफ बहुत गर्मी पड़ रही है। निश्चित रूप से आप तकलीफ़ में होंगे, लेकिन फिर भी समय निकाल कर आप बैठते हैं। ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आज उरु स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर राशि गर्ग ने एक पेशेंट के बारे में पूछा है। 45 इयर्स एज है, राइट लेग में पेन है और SLR पॉजिटिव है। तो SLR पॉजिटिव है, इसके माने निश्चित रूप से वो सियाटिका है, ग्रंथि का रोगी है। और इसमें निश्चित रूप से आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। अंतराम कनराम गुल्फम श्रावस्ति अग्निकर्मयोचा। गुल्फ संधि से रक्तमोक्षण कराएं, अग्निकर्म कराएं L4 L5 पर। और वस्ती के लिए एरंड मूलादि वस्ती अच्छी रहेगी। एरंड मूलादि वस्ती और 10 मूल तेल अनुवासन की, ये ऐसा कालवस्ती क्रम 16 वस्तियों का कोर्स दे दीजिए। साथ में कटिवस्ती 10 मूल तेल से, धारण काल 45 मिनट और पश्चात पत्रपिंड श्वेत। पत्रपिंड श्वेत में एरण पत्र, निर्गुंडी और अर्क पत्र, इन तीनों को लेकर के विधिवत पका लीजिए और इससे पत्रपिंड श्वेत करिए। रस औषधियों में एकांग वीर रस 8 ग्राम, वात कुलांतक 4 ग्राम, आम वातारी रस 8 ग्राम। इनकी 60 पुड़ियाँ बना लीजिए, 60। एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को शहद के साथ चटाएं। मोशन क्लियर होता रहे, ये ध्यान में रखें। इसलिए पंचकोल क्वाथ 30 ml और उसमें 20 ml कैस्टर ऑयल मिला लें। प्रातःकाल खाली पेट में दिन में 1 बार इसका सेवन कराएं। इससे 2 फायदे होंगे। आम का पाचन तो होगा ही, साथ में मल भी बाहर निकलेगा और सैक्रल प्लेक्सस में जो प्रेशर है वो कम होगा और इसकी वजह से ग्रंथि में आपको आराम होगा। SLR पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से है, फिर भी अपने जो आयुर्वेदिक सिम्टम है वो भी देख लेना चाहिए। इसपे पूर्वो कटिपृष्ठोरु जानू जंघा पदक्रमात ग्रंथि स्तंभ रोक्तोदय ग्रहांत कुप्तो मोह वाताद वात कफा तंद्रा गौरवारुचिरानुता। ये वातज है कि वात कफज है, इसका डायग्नोस भी आपको करना चाहिए। विघ्नेश पटेल जो कि अच्छे प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, इन्होंने पूछा है कि शोधन पश्चात पिपली रसायन का सेवन करना चाहिए कि पहले भी कर सकते हैं। देखिए, शोधन के पश्चात यदि पिपली रसायन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन यदि शोधन नहीं आप संभव नहीं है उस पेशेंट का, तो सीधा आप पिपली रसायन जो मैंने बताया था उसका प्रयोग आप हाइपोथायराइडिज्म में कर सकते हैं। राशि प्रियदर्शनी जी ने एक पेशेंट के बारे में पूछा है। 58 इयर्स का है, पेशेंट है, राइट हैंड में नमनेस है, पेन है और डायग्नोस में कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम ये रोग है। तो पहले आइए समझ लें कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या। एक्चुअली जो रिस्ट में नर्व्स होती हैं उसमें डिजेनरेशन हो जाता है या आघात हो जाता है, जिसकी वजह से नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स, वीकनेस ऑफ द हैंड, ये लक्षण रोगी में प्रकट हैं। इट इज काज्ड बाय पिंच्ड नर्व इन द रिस्ट। ऐसी अवस्था में इस रोगी में पत्रपिंड श्वेत कराएं। कम से कम 20 मिनट पहले अभ्यंग करें। सहचर तेल या दशमूल तेल से या
अश्वगंधा बला तैल से अच्छी तरह अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात पत्र पर निश्वेद करें और इसमें माधु तैलिक बस्ती का प्रयोग करें। माधु तैलिक बस्ती अच्छा लाभ देगा। इसके अलावा इसमें एकांग वीर रस, महावात विध्वंसन, एकांग वीर रस 8 ग्राम, महावात विध्वंसन 8 ग्राम और गिलोय सत्व 10 ग्राम, ऐसी 60 पुड़ियाँ बना लें। एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ दें। मैं इसलिए 60 पुड़ियाँ बनाने को कहता हूँ कि कम से कम जब पेशेंट आएगा तो 1 माह की दवाई लेके जाएगा तो निश्चित रूप से रोगी में फ़ायदा प्राप्त होगा। वीना पाठक जी ने जलकुंभी के बारे में पूछा है। इसका इंग्लिश नेम क्या है, लैटिन नेम क्या है? जलकुंभी बहुतायत में तालाब में, नदियों में जहाँ थोड़ा पानी स्थिर होता है वहाँ पर बहुतायत में प्राप्त होती है। बड़े अच्छे इसमें पुष्प लगते हैं। इसके पत्ते बड़े मोटे होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है इकोर्निया। इकोर्निया, EICHHORNIA, commonly called water hyacinth, HYACINTH। इसकी फैमिली है पोंटेडेरेसी, PONTEDERIACEAE। ये बहुत अच्छा योग है हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के लिए। इसके भस्म बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। मैं विधि आपको बता चुका हूँ। लव कुश निगम जी ने स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स, इसका ट्रीटमेंट पूछा है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स, इट बिगेन in cells lining the larynx. It is also called throat cancer. ये ज़्यादा तंबाकू खाने वाले, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में इस प्रकार का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर पैदा होता है। जैसा आप जानते हो कैंसर है तो ट्रीटमेंट भी बड़ा कठिन होगा। तो इसमें कैंसर गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, या यदि 60 पुड़ियाँ बनाना है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। कैंसर गज केसरी रस 5 ग्राम, वैक्रांत भस्म 5 ग्राम, स्वर्णसूत शेखर रस 5 ग्राम और प्रवाल पुष्टि 10 ग्राम। इन सबको मिला करके 60 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी रसायन के साथ रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम से संबंधित जो दवाइयां हैं जैसे अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, इनका योग बना करके भी रोगी को सेवन कराएं। निश्चित रूप से इसमें पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें सोर थ्रोट भी होता है और कानों में दर्द होने लगता है, बहुत वेदना होती है। ऐसी अवस्था में, सोर थ्रोट की अवस्था में नमक, हल्दी, गर्म पानी से गरारे दिन में 2-3 बार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, इसका सेवन कराएं। आनंद बंग जी ने पूछा है नॉन हीमोरेजिक इन्फ्रेक्ट, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ऐसे पेशेंट को हेडेक और वर्टाइगो हो रहा है तो ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे? नॉन हीमोरेजिक इन्फ्रेक्ट, it is also called ischemic infection. It is due to acute interruption of blood flow. आर्टरी में ब्लड फ्लो में अवरोध उत्पन्न होता है ड्यू टू क्लॉट ऑफ द ब्लड, और इसकी वजह से
ये लक्षण प्राप्त होते हैं। क्लॉटिंग बाहर नहीं होती है, ये आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग होती है, इसलिए जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो जाता है और ये ज़्यादातर ब्रेन की डिसीज़ है। इट इज़ ड्यू टू द एक्यूट इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू एन एरिया विद इन द ब्रेन। इसमें पेशेंट को हेडेक और चक्कर जैसे लक्षण प्राप्त होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में शिरोधारा, जो शिरा तर्पण की विधि है, शिरोधारा अश्वगंधा बला तैल से कराएं। कम से कम 50 मिनट तक शिरोधारा आप लगातार कराएं। इसके साथ ही नस्यकर्म भी कराएं। नस्यकर्म में चूँकि वहाँ क्लॉटिंग हो गई है तो यहाँ पर अवपीड़न नस्य, उष्ण नस्य देना पड़ेगा। 2 दिन षडबिंदु तैल का नस्य कराएं 6-6 बूंद, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य का प्रयोग करें। इसमें पिपली और अपामार्ग, पिपली चूर्ण 100 ग्राम, अपामार्ग 100 ग्राम, इनका चूर्ण बना के रख लें। जिस दिन शिरोवेचन कराना है, जिस दिन आपको अवपीड़न कराना है, उसके 1 दिन पहले इसको भिगो के रख दें। प्रातःकाल मसलें, छाने और 6-6 बूंद की मात्रा, 6 बूंद या 8 बूंद की मात्रा आप दें। उसके पहले जो नस्य से संबंधित पूर्व कर्म है, वह है अभ्यंग ग्रीवा के ऊपर और वह है मृदु स्वेदन, ये जरूर करें। उसके पश्चात नस्य करें। ऐसा 21 दिन का कोर्स दीजिए तो इसमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा इसमें बृहद्वात चिंतामणि 4 ग्राम, वात कुलांतक 4 ग्राम, सूत शेखर 8 ग्राम। बृहद्वात चिंतामणि 4 ग्राम, वात कुलांतक 4 ग्राम, सूत शेखर 8 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम को ब्राह्मी अवलेही के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा इसमें टैबलेट नियो का भी अच्छा रोल होगा और महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। ज्ञानेंद्र सहपाठी जी ने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी BPH का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसके कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें लेखन वस्ती काम करेगी। वरुणादि क्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ, इनका काढ़ा बनाएं 300 ml। इसमें गोमूत्र 50 ml, 50 ml शहद और यवक क्षार 10 ग्राम मिलाकर वस्ती दें। कम से कम 16 वस्ती का कोर्स जरूर देवें। इसके अलावा फलत्रिकादि क्वाथ, कांचनादि गुगुलू और साथ में एक योग मैंने बताया था, कॉर्न होते हैं भुट्टे, उनके अग्रभाग में बाल होते हैं, उन बालों को कलेक्ट करके सुखा लें। सुखाने के बाद उसको जला दें और इसकी कैप्सूल आप 1000 mg की बना लें। ये भी बड़ा अच्छा योग BHP के लिए है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। डॉक्टर सुब्रतो कुमार दास जी ने मल्टीपल मायोलोमा यह एक प्रकार का प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। यह भी बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है। डिसीज कैन बी डैमेज बोन्स, इम्यून सिस्टम, किडनी और RBC, इनको डिस्ट्रॉय ये मल्टीपल मायोलोमा कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक प्रकार की असाध्य व्याधि है, फिर भी इसमें स्वर्ण सूत शेखर रस 5 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, पुराल पंचामृत 10 ग्राम और शुद्ध काशीस 10 ग्राम। स्वर्ण सूत शेखर रस 5 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, पुराल पंचामृत 10 ग्राम, शुद्ध काशीस 10 ग्राम, ऐसी 60 पुड़ियाँ बना करके 1 पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा इसमें गिलोय सुरस
गिलोय क्योंकि बोन मैरो की डिसीज़ है ये, इसलिए तिक्त औषधियाँ देनी चाहिए। तो 1 चम्मच गिलोय का रस और इतना ही शहद मिला करके प्रतिदिन सायं प्रातः देवें, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक और योग माहिस घृत, भैंस का घृत को गुड़ूची सुरस के साथ सिद्ध कर लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार भोजन के आधा घंटे पहले इसका सेवन करें। सेवन करने के पहले त्रिव्रत से और आंवला, त्रिव्रत 20 ग्राम, आंवला 20 ग्राम, इससे हल्का विरेचन पेशेंट में कराएं और फिर इस योग का सेवन करें तो निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। नागराज भूषण जी ने जेरोटेमा पिगमेंटोसा के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये इट इज़ अ वेरी रेयर, ये बहुत कम रोग प्राप्त होता है। बहुत अधिक पेशेंट जो है धूप, जो सन रेज है उसके प्रति वो सेंसिटिव हो जाता है। यह एक प्रकार का स्किन कैंसर है और स्किन कैंसर भी हो सकता है। पेशेंट जो हाईली सेंसिटिव होता है सनरेज के लिए और रेडिएशन के लिए, यह भी एक प्रकार की असाध्य व्याधि है। फिर भी ये त्वचागत व्याधि है तो निश्चित है इसमें पित्त का अनुबंध ज़्यादा होगा। ऐसी अवस्था में इसमें पहले विरेचन कराएं। विधिवत विरेचन पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और पित्तनाशक जो विरेचक औषधियाँ हैं जैसे निशोथ है, अमलतास है, अंजीर है, मुनक्का है, इनके द्वारा विरेचन कराएं और इसके पश्चात संसर्जन क्रम, फिर इसके बाद औषधियाँ देवें। इसमें हरिद्राखंड का रोल भी ठीक रहेगा। हरिद्राखंड 1 चम्मच सुबह शाम को, आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को देना है। डॉक्टर विजय सैनी स्वर्ण प्राशन की विधि के बारे में पूछा है, मात्रा के बारे में भी पूछा। कल मैंने इस पर बहुत डिटेल चर्चा की है, कल का लेक्चर आप देख लें तो आपको डिटेल मिल जाएगा। अर्चना जायसवाल जी, स्नेहपान के पूर्व में शोधन करना है क्या? स्नेहपान करने के पहले शोधन करने का कोई उल्लेख न तो शास्त्र में मिलता है न हमने कभी किया। दीपन पाचन जरूर कराना चाहिए। अब दीपन पाचन पंचकोल क्वाथ से, त्रिकटु चूर्ण से, अकेले सुंठी चूर्ण से आप कराएं। शोधन कराने की आवश्यकता नहीं। शोधन तो स्नेहन करने के बाद होगा। आभ्यंतर स्नेहपान, फिर शोधन होगा, उसके बाद फिर वमन या विरेचन कराएंगे। तो इसमें कोई ऐसा शोधन का प्रावधान मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कोई आपके पास ऐसा रेफरेंस है तो मुझे भी ज़रूर बताएं। विजय सैनी जी ने वीर स्तंभन संबंधी एक व्याख्यान की मांग की है, तो मैं क्लेब के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आप वो व्याख्यान देख लेंगे तो आपको वीर से संबंधित दवाइयों का उसमें उल्लेख है, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। डॉक्टर नवीन जोशी से आप बात करके क्लैब्य जो व्याख्यान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर रचना मंगल जी ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में पूछा है। ये जो मेम्ब्रेन का परफोरेशन है वो लाउड साउंड से, कोई फॉरेन बॉडी कान में चली जाए तो, हेड ट्रामा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन और अधिक एयर ट्रेवल करने से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। सिम्टम्स में नासिया, वोमिटिंग, टिनिटस, ईयर पेन, पसल्स और हियरिंग लॉस पेशेंट में हो जाता है। इसमें सबसे अच्छा काम नस्यकर्म का रहेगा। नस्यकर्म आप
कराएं। 2 दिन स्नेह नस, तीसरे दिन अवपीड़न नस। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये नस का प्रयोग करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। प्रारंभिक तौर पर बिलवारी तेल का प्रयोग करें, इससे रोपण होगा। और बट्टियों में सारीवादी बट्टी आरोग्यवर्धनी, इसका भी आप सेवन पेशेंट में कराएं। और निश्चित है ये कर्ण विशेषज्ञ का रोग है, उनको भी आप चेकअप कराएं। शिल्पा पालस्कर्जिनी एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, इसकी चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में बहुत तीव्र बुखार आता है, 102 से लगाकर 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक बुखार आता है। और बुखार ठंडी युक्त आता है, राइगर्स आते हैं, पल्स बढ़ी हुई होती है और थ्रोबिंग हेडेक होता है। हड्डियों में वेदना होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, बुखार के कारण लॉस ऑफ एपिटाइट। ऐसी अवस्था में गोदंती, त्रिभुवन कीर्ति, गोदंती 10 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति 8 ग्राम और टंकण 8 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम या दिन में 3 बार भी इसका प्रयोग अधिक बुखार होने पर किया जा सकता है। लेकिन जब 104 या इसके ऊपर बुखार हो तो पट्टी, ठंडी पट्टी दे करके पहले ज्वर को थोड़ा डाउन करना चाहिए, फिर एंटीपायरेटिक ड्रग्स का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा संजीवनी बटी 2 गोली सुबह शाम को, सुदर्शन घन बटी 2 गोली सुबह शाम, इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। देन डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी ने शीत पित्त का ट्रीटमेंट पूछा है। शीत पित्त के बारे में भी मेरा एक व्याख्यान है, उसको प्राप्त कर लें। इसमें शीत पित्त में कटु तेल से मालिश करना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, फिर वमन कराना चाहिए। और वमन वासा, निम्ब छाल और पटोल पत्र, इनका काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 12 से 15 ग्राम मदन फल पिपली यो कूट करके भिगो के 1 दिन पहले रख दें और इससे वमन कराएं। और आभ्यंतर स्नेहपान करके वमन, आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन कराएं। विरेचन के लिए त्रिफला और कृष्ण निशोथ और गूगल, ये 30-30 ग्राम लेकर के इससे विरेचन कराएं। अभ्यंगा कटुक तैलम चा स्वेदशोषणेन वारिणाः तथा आशुभमनम कार्यम पटोलारिष्टवासिकई है। त्रिफला पूर्व कृष्णाभि विरेकस्य प्रशस्यते, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हरिद्राखंड, RT+ कैप्सूल, आरोग्यवर्धनी और पेट क्लियर रहे, ये आप इसमें ध्यान रखना है। विरेचन करने के बाद भी यदि कॉन्स्टिपेशन रहे तो अमलतास का गूदा 20 ग्राम लेकर के काढ़ा बना के 4 कप पानी डाल के काढ़ा बना लीजिए। रात को सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद आप दीजिए, तो पित्त का निकलना इसमें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अजय सिंह ने अम्लपत्य का ट्रीटमेंट पूछा है, इसके बारे में भी पूरा व्याख्यान हो चुका है। आप डॉक्टर नवीन जोशी से ये व्याख्यान प्राप्त कर लें। गुरुप्रीति कौर जी ने व्रण को पकाने के लिए क्या करना चाहिए? व्रण को पकाने के लिए नींब पत्र, सरसप और थोड़ा सेंधा नमक, इसका लेप तैयार कर लीजिए और इसको लगाएंगे व्रण में, तो निश्चित रूप से यदि पकने योग्य होगा तो 3-4 दिन में व्रण जो है वो पक जाएगा। डॉक्टर रचना मंगल जी ने जैन थैलेस्मा के बारे में जानना चाहा है। क्या बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? यह भी इट इज़ शार्पली डिमार्केटेड येलोइश डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल अंडरनीथ द स्किन। स्किन में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, इसका वर्ण जो है वो येलोइश होता है। ज़्यादातर आईलिड्स के चारों तरफ इस प्रकार के उभार जैसे मस्से होते हैं, मस्से काले होते हैं, लेकिन यह येलोइश वर्ण का होता है। इसको
ज़ेंथलिस्मा कहा जाता है। जैसा मैंने बताया, आईलिड्स के चारों तरफ ये प्राप्त होता है। इसका सर्जिकल ऑपरेशन यही कि उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप लगातार आयुर्वेदिक दवाई लेंगे तो ये ठीक होगा, क्योंकि एक निकालेंगे दूसरा हो जाता है। इसलिए इसमें नस्यकर्म दोनों प्रकार करें। स्नेह नस्य इंद्रिय वर्धक से 4 बूंद, और औपीड़न नस्य के रूप में पिपली अपामार्ग, ये 2 औषधियों को चूर्ण बना के रख लें, जैसा मैंने पहले बताया था। इसका नस्य करें 21 दिन तक, 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन औपीड़न नस्य। चूँकि ये त्वचा से संबंधित है, निश्चित रूप से इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल होता है, पित्त का अनुबंध भी होता है, तो इसमें विरेचन जरूर कराएं। विरेचन कराने से निश्चित लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा स्वर्णमाक्षिक भस्म, गिलोय सत्व, स्वर्णमाक्षिक भस्म 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, ताल के स्वरस 5 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना दें। 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम्बवटी, ये भी इस व्याधि में काम करेगी। डॉक्टर हेमाद्री यदु ने दीपन के लिए त्रिकटु कैसे देना चाहिए, तो दीपन पाचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान के पहले दीपन पाचन कराते हैं। 5 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार त्रिकटु की आप दे सकते हैं, भोजन के आधा घंटा पहले। अन्यथा पंचकोल क्वाथ का भी सेवन करा सकते हैं, वो खाली पेट देना पड़ेगा, प्रातः 8 बजे और सायं 6 बजे। त्रिकटु चूर्ण लेना है तो भोजन के आधा घंटे पहले दोपहर को और शाम को दोनों टाइम त्रिकटु चूर्ण का सेवन कराएं, तो इससे निरामावस्था मल में प्राप्त हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि 3 दिन ही कराएं, 3 से 5 दिन, जब तक निरामावस्था प्राप्त ना हो तब तक त्रिकटु चूर्ण का सेवन आप कराएं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं सबका प्रणाम भी स्वीकार करता हूं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। डॉक्टर मोकम्बिका के डॉक्टर ब्रजेश महाराज, जो कि स्वयं प्रोफेसर हैं बेसिक प्रिंसिपल के, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, नागपुर में वो सर्विस करते हैं। उत्कर्ष वर्मा जी, संध्या पांडे, ये भी लगातार प्रोग्राम को सुन रही हैं, देख रही हैं। सत्येंद्र कुमार जी, मधु अरोरा जी, डॉक्टर मानसी नायक, डॉक्टर अमर शुक्ला, डॉक्टर दिनेश राज, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर सुनील रातुरी, डॉक्टर योगेश दत्त शर्मा, सौरभ ढाल जी, विजय सैनी जी, संदीप सिंह, क्षितिजा चौधरी जी, गुरुप्रीत कौर जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, विनय यदु जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, अरुणा वर्मा जी, कैलाश चावला जी, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा, जिग्नेश सकरिया, योगेश महाजन जी, विनय मित्तल, रीना शर्मा, ऋषि मिश्रा, हरिओम कुलश्रेष्ठ, विष्णु हारित और वरिष्ठ चिकित्सक मेरे गुरु जी के सुपुत्र महेंद्र चतुर्वेदी जी, जो कि बॉम्बे के निवासी हैं और उनका बड़े स्तर से काम है, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। तो ये सब इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको हार्दिक धन्यवाद। अब आइए उरुस्तम के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो उरुस्तम आजकल कम प्राप्त होता है, कम व्याधि आती है। उसका कारण ये है, पहले क्या था कि लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, पहाड़ों में चढ़ते थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता में चलते थे, तो उनको इस प्रकार की व्याधि हो जाती थी। आजकल जो व्यक्ति निरंतर पैर लटकाए हुए चलता है, ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाता है, ज़्यादा देर तक बैठता है, उसको ये रोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आते नहीं, आते हैं पेशेंट, लेकिन कम आते हैं। इसका प्रमाण ये है कि पूरे बृहत्त्रयी में, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सारी लघुत्रयों में, सब में उरुस्तम का वर्णन है।
चरक ने तो पृथक अध्याय बताया है, सुश्रुत ने वातव्याधि के अंतर्गत उरु स्तंभ का वर्णन दिया है। जैसा मैंने पहले बताया कि पैदल चलना, व्यायाम, अति व्यायाम करना, पर्वत आदमी चढ़ना, संभवतः प्राचीन काल में ये सब कार्य होते थे, इसलिए प्राचीन काल में यह रोग ज़्यादा प्राप्त होता होगा। इस व्याधि को मायोपैथीज के अंतर्गत रख सकते हैं। एक तरीके से मस्कुलर फटीग कहा जा सकता है। अधिक व्यायाम करने से, अधिक श्रम करने से, अधिक चलने से शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यह लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है और जिसकी वजह से वेदना की उत्पत्ति होती है। मेद के साथ कफ दोष वात एवं पित्त को अवरुद्ध कर उरह प्रदेश में जाकर स्थैर्य एवं शैत्य गुणों के कारण स्तंभित कर देता है, तब उसे उरुस्तंभ कहा जाता है। इसमें वेदना अधिक होती है। इसके कारण है अत्यंत शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क एवं भारी स्निग्ध पदार्थों का निरंतर सेवन करना, अजीर्ण अवस्था में भी भोजन कर लेना, अध्यसन करना, कच्चा पक्का भोजन करने से अभी आपने खाना खाया, 6 घंटे नहीं हुए उसके पहले ही खाना खा लिया, तो इस तरह से कच्चा पक्का खाने से भी इंडाइजेशन होता है, कफ की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि होती है और उरु स्तंभ पैदा हो सकता है। अधिक श्रम करने से, शोक करने से, दिवा स्वप्न और रात्रि जागरण, ये इसके प्रमुख कारण हैं। देखिए संप्राप्ति कैसे बनाएंगे इसकी। स्वनिदान सेवन, जो हम अभी निदान का वर्णन किया, उनका निरंतर सेवन करते रहना। ऐसी अवस्था में अत्यधिक मात्रा में आम, मेद और कफ से युक्त वायु पित्त को अभिभूत करके उरु में आकर जब दोनों शक्तियों की अस्थियों को स्तंभित कर देते हैं, स्तिमित कर देते हैं, श्लेष्मा से परिपूर्ण कर देता है, तब उरु स्तंभ की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण द्रव संशुष्क गुरु स्निग्ध निसेवित है, जीर्णाजीर्ण तथा आयास संक्षोभ स्वप्न जाग रही है। सश्लेष मेद पवन साममत्यर्थ संयुतम अभिवृतम दोषम रुचेति प्रतिपद्यते सक्थ्यस्तने प्रपूयांता श्लेष्मणा इष्टभितेन च तदा स्तंभनाति। ऐसे लक्षण रोगी में पैदा होते हैं। पूर्व रोग के रूप में निद्रा, चिंता अधिक करना, शरीर में ऐसा लगेगा कि आर्द्र चर्म, कोई चर्म जो है, जो गीला चर्म है वो पूरे शरीर में आवृत हुआ है, ऐसी उसको पेशेंट को लगता है। इसके साथ ज्वर, रोमहर्ष, अरुचि, वमन, जंघा उरु में अवसाद, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं पूर्व रोग के रूप में। मुख्य लक्षण हैं उरु स्तंभ के गौरवता, थकावट, संकोच, दाह, वेदना, सुप्ति, जंघाओं में कंपन, भेदनवत पीड़ा, स्फुरण, तोद, अंगमर्द और संज्ञा शून्यता, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं उरु स्तंभ के। असाध्य लक्षणों में पैरों में दाह निरंतर बना रहता हो, बेचैनी हो, तोद और कंपन हो, तो ऐसा उरु स्तंभ का रोगी असाध्य कहा जाता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में समझें। कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पंचकर्म नहीं कराते, तो उरु स्तंभ है। उरु स्तंभ में पंचकर्म का निषेध है। उरु स्तंभ की चिकित्सा में न तो वमन, न विरेचन, न वस्ति, न नस्य, न स्नेह, ये बिल्कुल काम नहीं करता है, इसको देना नहीं चाहिए। क्योंकि कफस्थान
छाती के ऊपर है उसको मुख के द्वारा वमन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मध्य भाग में पित्त स्थित रहता है, उसको गुद मार्ग से बाहर निकाला जा सकता है। वस्ती के द्वारा वायु की चिकित्सा की जा सकती है। लेकिन उरुस्तंभ में आम, कफ ये उरह प्रदेश में रहते हैं, इसलिए पंचकर्म का कोई लाभ इसमें प्राप्त नहीं होता है। जैसे अत्यंत गहराई में रहने वाला जल सुखपूर्वक नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार जंघाओं में स्थित दोष वमन, विरेचन वस्ति द्वारा नहीं निकाले जा सकते। वातस्थाने ही तत्स इत्यात् दो स्तंभाज तद्गता न शक्यम सुखम उद्धर्तम जलम निम्नादो स्थलात्। तस्य न स्नेहनम कार्यम न वस्ति न विरेचनम न चैव वमनम स्यात् निबोधत कारणम वृद्धये श्लेष्मणो नित्यम निरूहम स्नेह वस्तुम च तत्स्थस्योधरणचो न समर्थम विरोचनम। स्नेहन और अनुवासन भी कफ की वृद्धि होती है, इसलिए ये भी इसके लिए योग्य नहीं है। उरह जंघा में स्थित कफ को न तो वमन न विरेचन निकाल सकता, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। आइए तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। उरुस्तंभ में कफ आमदोष की अधिकता होती है, अतः शमन, क्षपण और शोषण क्रियाएं पेशेंट में करनी पड़ती है। तस्य समसमनम नित्यम क्षपणम शोषणम तथा युक्तापेक्ष विषक कुर्याद अधिकत्वाद कफामयो हो। ऐसी अवस्था में रूक्ष अन्न विहार, रूक्ष अन्न, रूक्ष शाक आदि का सेवन करना चाहिए। बहुत कम मात्रा में सिद्ध तैल के द्वारा तैयार किया हुआ सांवा और जौ का सेवन निरंतर सेवन करना चाहिए। अमलतास की पत्ती का शाक, यह इसके लिए बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। या परोरा, जो बरसात में ठंडी की ऋतु में आते हैं परोरा, इसकी सब्जी खाना चाहिए कम मात्रा तेल डाल करके। इसमें एक योग है जो बहुत अच्छा काम करता है। यवक्षार 250 मिलीग्राम, पिप्पली 2.5 ग्राम, हरड़ 2.5 ग्राम। यवक्षार 250 मिलीग्राम, पिप्पली 2.5 ग्राम, हरड़ 2.5 ग्राम, इन सबको मिला के चूर्ण तैयार कर लें। एक एक चम्मच दिन में 2 बार इसका भोजन के पहले सेवन कराएं। मधु और जल, इसका शरबत भी इसमें बड़ा उपयोगी होता है। इसके अलावा मोथा, हरड़, लोध्र, पद्मकाठ और कुटकी। मोथा, हरड़, लोध्र, पद्मकाठ और कुटकी, इनकी सब मात्रा लेकर के 100-100 ग्राम लेकर बारीक चूर्ण बना लें। एक एक चम्मच सुबह शाम इस चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका काढ़ा बना करके भी आप पेशेंट को सेवन करा सकते हैं। एक और योग है देवदारू, हल्दी, वचा और कुटकी। देवदारू, हल्दी, वचा और कुटकी, इसका बारीक चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम को, और काढ़े के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। चव्य, चित्रक, देवदारू और हरड़, एक और योग है। चव्य, चित्रक, देवदारू और हरड़ बराबर मात्रा में योग करें, काढ़ा के रूप में इसका सेवन कराएं या चूर्ण के रूप में इसका सेवन करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे योग क्लासिकल है, अनुभूत है। हम आलस से बस इनका प्रयोग नहीं करते। ज़्यादातर जो प्रिपेयर्ड औषधियाँ हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका ही प्रयोग करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, जो चिकित्सक स्वयं इन दवाइयों का निर्माण करता है, निश्चित रूप से उसको यश और कीर्ति और धन तीनों प्राप्त होते हैं। बस आपको थोड़ा आलस्य का त्याग करना है, और बहुत कम पैसे में चिकित्सा भी हो जाती है। जैसे कहा जाता है आयुर्वेद सस्ता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए जो हम आजकल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं बहुत महंगा होता है। हर्बल ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को भी लाभ होगा और आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। इसमें उद्वर्तन कराने का भी निर्देश है। मधु, सरसों
और दीमक की मिट्टी, दीमक लगी होती है ना, तो वहाँ मिट्टी बड़ी भुरभुरी मिलती है, इनको कलेक्ट कर लें। मधु 20 ग्राम, सरसों 20 ग्राम और दीमक मिट्टी 20 ग्राम, ऐसा मिला करके और इससे उद्वर्तन करें। संपूर्ण शरीर में करना है तो टोटल औषधि कम से कम आधा किलो होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 250 ग्राम तो होना ही चाहिए। मधु, सरसों, दीमक की मिट्टी, तब उद्वर्तन होगा। इसके अलावा एक और उद्वर्तन के लिए बताया गया है योग, अश्वगंधा या निम्ब मूल छाल या देवदारू, ये तीनों मिल जाएं तो तीनों को एक साथ मिला करके इससे उद्वर्तन करें। अन्यथा अश्वगंधा से भी कर सकते हैं, निम्ब मूल छाल से भी कर सकते हैं और देवदारू से भी उद्वर्तन किया जा सकता है। इससे वेदना में तत्काल, क्योंकि उसमें कफ विलयन होगा, विमिलापन होगा जब उद्वर्तन करेंगे, और निश्चित है वायु की गति नॉर्मल होगी जब अवरोध खत्म हो जाएगा और पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसमें लेप भी करना चाहिए, आजकल हम लेप भी भूल गए हैं, लेप करना चाहिए। इसमें दंती, द्रवंती और तुलसी बीज और सरसों, दंती, द्रवंती, तुलसी बीज और सरसों, ये प्रत्येक समान मात्रा में ले लीजिए, पानी में अच्छा बारीक पीसिए और इसका लेप लगाएं, इससे भी बड़ा फायदा होगा। देन सरसों का कल्क गोमूत्र में रात्रि भर रखने के पश्चात प्रातःकाल इसका लेप करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। सरसों का कल्क, मान लीजिए 50 ग्राम आपने कल्क बनाया, इतना ही गोमूत्र लेके इसमें डाल के रख दीजिए, प्रातःकाल इससे लेपन करें। रस औषधियों में गुंजा भद्र रस, चार ग्राम, कपर्ध भस्म 5 ग्राम, श्रृंग भस्म 5 ग्राम, ऐसी 40 पुड़ियाँ बनाइए इनकी। एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ दीजिए। वात गजांकुश 5 ग्राम, आम वातारी रस 5 ग्राम, पुरवाल भस्म 5 ग्राम, इनकी 40 पुड़ियाँ बना लीजिए। एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ इसका सेवन कराएं। एक बड़ा उपयोगी चूर्ण है जिसको बोलते हैं षडधरण चूर्ण। षडधरण चूर्ण बाजार में उपलब्ध है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण भी उपयोगी है। बटियों में शिलाजीत बटी, शिलाजित्यादि बटी, सिंहनाद गुगुलू, ये उपयोगी है। क्वाथ में महारासनारी क्वाथ और पंचकोल क्वाथ, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग, क्वाथ जो बनाते हैं हम ताज़ा, हमेशा खाली पेट लेना चाहिए। बाज़ार में जो बनाया आता है वो आसोरिष्ट के रूप में होता है, भला ही उसका नाम पंचकोल क्वाथ है, लेकिन बनते वो आसोरिष्ट के रूप में है, तो उसको भोजन के बाद ही मात्रा 4 चम्मच के रूप में देना चाहिए। लेकिन अगर काढ़ा बनाते हो तो 30 ml कम से कम भोजन के यानी खाली पेट में सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे, ये दोनों टाइम काढ़ों का सेवन आप करें। आसोरिष्ट में पिपल्यासो और 10 मूलारिष्ट, 2 चम्मच पिपल्यासो, 2 चम्मच 10 मूलारिष्ट, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। और पथरीली जगह, कटीली की जगह, ऊंचा खाली जहाँ हो वहाँ पर रोगी को चलने के लिए बोलना चाहिए। इससे कफ और मेद पिघलेगा, वायु गति नॉर्मल होगी और रोगी को आराम प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ऊर्ध्वस्तंभ के बारे में आज हमने कुछ चर्चा की। आशा है आपको पसंद आया होगा। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।